पिछले वीडियो में हमने फांसीवाद के मुख्य विशेषता जो सिद्धांत थे उनमें से कुछ का अध्ययन किया था। बची हुई विशेषताओं और सिद्धांतों का अध्ययन हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। फांसीवाद की एक अन्य जो मुख्य विशेषता है, जो सिद्धांत है कि फांसीवाद व्यक्तिवाद का विरोधी है। फांसीवाद व्यक्तिवाद के ठीक विपरीत है। ये व्यक्ति को साधन और राज्य को साधन मानता है, व्यक्ति को साधन और राज्य को साध्य मानता है। फांसीवादी राज्य को एक आध्यात्मिक अवयव मानते हैं जिसमें व्यक्तियों का वही स्थान है जो शरीर में अंगों को, और राज्य से बाहर व्यक्ति का कोई स्थान नहीं मानते या महत्व नहीं मानते। दूसरा है लोकतंत्र का विरोध। फांसीवादी लोकतंत्र में नहीं बल्कि कुलीन तंत्र में विश्वास करते थे। मुसोलिनी के अनुसार सच्चा प्रजातंत्र संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक होगा। जिन व्यक्तियों में राजनीतिक योग्यता हो केवल उन्हें ही शासन का अधिकार मिलना चाहिए, सर्वसाधारण को नहीं। इस प्रकार फांसीवादी कुलीन तंत्र में विश्वास करते थे। इसके अतिरिक्त वे प्रजातंत्र के स्तंभ, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के विरोधी थे। वे लोकतंत्रात्मक नारों स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व के स्थान पर उत्तरदायित्व, अनुशासन और उच्च वर्ग को मान्यता देते हैं। व्यक्तिगत अधिकार में उनकी कोई आस्था नहीं। रोको के शब्दों में फांसीवादियों को व्यक्ति के अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकार नहीं है, जो व्यक्ति को राज्य से श्रेष्ठतर बना देता है और समाज के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। हमारा स्वतंत्रता संबंधी यह विचार यह है कि व्यक्ति राज्य की ओर से अपना विकास करे। तो इस प्रकार फांसीवादी लोकतंत्र विचारों का समर्थन नहीं करते हैं और व्यक्तिवाद का भी इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वो राज्य को केंद्रीय स्थान पर रखते हैं, व्यक्ति को नहीं। फांसीवादी राज्य में एक दल और एक नेता होता है। फांसीवादी राज्य में एक दल रहता है जिसमें राज्य की संपूर्ण शक्तियां केंद्रित रहती हैं, जो नीतियों का निर्धारण करता है तथा संपूर्ण प्रशासन को नियंत्रित करता है। अन्य अतिरिक्त दलों को कुचल दिया जाता है। फांसीवादी दल एक नेता के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है। इसीलिए फांसीवादियों का कहना था कि संपूर्ण शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित रहनी चाहिए, क्योंकि सर्वसाधारण जनता अपने नेता के द्वारा ही सोच सकती है और कार्य कर सकती है। नेक्स्ट विशेषता है सर्वाधिकारवादी राज्य का सिद्धांत। फांसीवादी राज्य को पूर्ण तथा सर्वशक्तिशाली मानते हैं। वे राज्य को एक नैतिक और जीवित प्रणाली के रूप में देखते हैं, जो केवल वर्तमान में ही जीवित नहीं रहता है वरन यह अतीत और भविष्य में भी वैध है। हर क्षेत्र में आर्थिक, प्रशासन और शिक्षा में अनुशासन स्थापित करता है। मुसोलिनी का कहना था कि सब राज्य के अंतर्गत है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है तथा कोई भी राज्य का विरोध नहीं करता है। यानी मुसोलिनी के लिए सब कुछ राज्य के अंतर्गत ही है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है। अगली विशेषता है अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध। फांसीवादी पक्के राष्ट्रवादी होते हैं, अतः वो अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं करते हैं। उनके अनुसार भिन्न भिन्न राष्ट्रों के हितों में सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता है। यही कारण था कि मुसोलिनी और हिटलर ने युद्ध की नीति को अपनाया, छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा राष्ट्रसंघ की सदस्यता को भी त्याग दिया। युद्ध और साम्राज्यवाद में विश्वास। अगली विशेषता है युद्ध और साम्राज्यवाद में विश्वास। फांसीवादी हिंसक तरीकों में विश्वास करते थे। वे अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का फैसला शांतिपूर्वक नहीं बल्कि युद्धों के द्वारा करने के पक्ष में थे। वे युद्ध को आवश्यक तथा अनिवार्य मानते थे और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि फांसीवाद का उद्भव युद्धों से होता है और युद्धों से उसका विकास होना आवश्यक है। फांसीवादी युद्ध में मानवता का विकास पाते हैं। फांसीवाद और धर्म फांसीवादियों के हाथ में उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक उपकरण या हथकंडा है। मुसोलिनी ने कैथोलिक चर्च का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए किया। उनका कहना था
कि राज्य चर्च से उच्च है तथा धार्मिक विश्वास और संगठन पर राज्य का नियंत्रण लागू होगा। बुद्धिवाद का विरोध। फासीवादी स्वाभाविकता के विरोधी थे। वो ये मानते थे कि जीवन का विवेक पर नियंत्रण होता है, न कि विवेक का जीवन पर। फासीवादी स्वाभाविक प्रवृत्ति और प्रेरणा से काम करते हैं, भावुकता से नहीं। यही कारण है कि प्रयोगवादी और व्यवहारवादी थे। तो बुद्धिवाद का विरोध करते हैं। आर्थिक व्यवस्था। फासीवादी आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण राष्ट्रहित के लिए किया गया था और यह व्यवस्था केवल अनिवार्य और महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण चाहती है। यानी फासीवाद के अंतर्गत जो बड़े और महत्वपूर्ण उद्योग हैं उनका राष्ट्रीयकरण जरूरी है, ऐसा इसके अंतर्गत माना जाता है। शेष सभी उद्योगों पर यह निजी स्वामित्व का समर्थन करती है। इसके अंतर्गत सारा आर्थिक जीवन मजदूरों और मालिकों के संघों द्वारा स्वनियमित था, किंतु उस पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। यानी मजदूरों के अपने संघ होंगे, मालिकों के अपने संघ होंगे और वो अपने अपने उद्देश्यों और कार्यों के लिए कार्य करेंगे, लेकिन राज्य उनको नियंत्रित करेगा। मजदूर और मालिकों के बीच उठने वाले सभी विवादों का निर्णय करने वाले न्याय के नियम निर्धारित किए गए थे। मजदूरों को हड़ताल करने और मालिकों को कारखाना बंद करने के अधिकार से वंचित कर दिया था। इस प्रकार फासीवादी राज्य व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद सभी का विरोधी था, लेकिन विशेषकर फासीवादी साम्यवाद के विरोधी थे। अगली एक सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है फासीवाद की, फासीवाद के अंतर्गत निर्गमित राज्य या निगमित राज्य का सिद्धांत। फासीवाद के अंतर्गत निगमित राज्य का जो सिद्धांत है वो एक विशेष देन है। फासीवादी राज्य में निगम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की इकाई माने गए हैं। अनेक नियमों के मिलने से राज्य का गठन होता है और जोड़ के शब्दों में निगम राज्य के अधीन होने चाहिए और वे ऐसे स्रोत होने चाहिए जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति और उसके विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। निगमित राज्य का ध्येय नियोजित आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना था। निगमित आर्थिक व्यवस्था से देश में अनुशासनपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना होती है। सन 1934 में के निगम अधिनियम द्वारा इटली में निगमों की स्थापना कर संपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक जीवन को विनियमित करने की योजना बनाई गई थी। स्थानीय कर्मचारियों एवं मालिकों के अलग अलग संघ स्थापित किए गए थे। इनके ऊपर प्रांतीय संघ और शीर्ष पर राष्ट्रीय संघ थे। देश में कुल 22 राष्ट्रीय निगमों का गठन किया गया था। प्रत्येक निगम की एक परिषद थी जिसमें कर्मचारियों और मालिकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। इन निगम परिषदों को मिलाकर के राष्ट्रीय निगम परिषद की स्थापना की गई थी। निगम व्यवस्था की देखरेख निगम मंत्रालय करता था, जिसका अध्यक्ष स्वयं मुसोलिनी था। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार फासीवाद के अंतर्गत किन मुख्य बातों पर, सिद्धांतों पर या क्या ऐसी विशेषताएं थीं जिनके ऊपर फासीवादी अपने कार्यक्रम को व्यवहारिक परिणति देते थे और उनका जो कार्य करने का तरीका था इन विशेषताओं और सिद्धांतों पर आधारित था। यद्यपि फासीवाद एक बहुत ही निरंकुश और एक साम्राज्यवादी व्यवस्था थी और पूरा यूरोप लगभग लंबे समय तक समस्त यूरोप में लगभग 25 वर्षों तक हिटलर और मुसोलिनी का भय कायम रहा। और लेकिन इसके साथ साथ ही उस समय के अंतर्गत फासीवाद ने
इस प्रकार की यूरोप के उन राष्ट्रों से, साम्राज्यवादी राष्ट्रों से जो सामना किया, जो उनका मुकाबला किया, वो इसके अंतर्गत एक इसकी महत्ता को बताते हैं कि किस प्रकार इन राष्ट्रों के अंदर आक्रोश की भावना थी, और साथ ही क्यों ये आर्थिक दृष्टि से छिन्न भिन्न हो गए थे। तो ये अपने आप को अपने राष्ट्रों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ता प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने इन सब व्यवस्थाओं को अपनाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन तानाशाही ताकतों ने यूरोप के अंतर्गत इस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद और एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को जन्म दिया, और न केवल इटली में परंतु जर्मनी में भी इस प्रकार की निरंकुशतावादी और सर्वाधिकारवादी ताकत पनपी। लेकिन कहीं न कहीं मुसोलिनी के इस सिद्धांत और आदर्श में जो एक केंद्रीय तत्व निहित था, वो इटली की समृद्धि, इटली को एक प्रतिष्ठित, एक सुदृढ़ और यूरोप का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाना उसका उद्देश्य, कहीं न कहीं उसका ये उद्देश्य रहा था। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो के अंतर्गत फासीवाद की समस्त विशेषताओं का पूर्ण रूप से अध्ययन किया। कुछ विशेषताएं हमने पूर्व के वीडियो में अध्ययन की थी, और बची विशेषताओं का अध्ययन हमने आज के इस वीडियो के अंतर्गत किया। धन्यवाद।